अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं हसनैन लियाकत और मैं हूं नम्रा तारिक। आप सब कैसे हैं? असलन आज आप क्या अपना इंट्रोडक्शन भूल गई थी? नहीं, मैं इंट्रोडक्शन नहीं भूल गई थी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। आप बताएं, आप कैसे हैं? पहले अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। मैं समझता हूँ कि आपको भी ठीक होना चाहिए, हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी ठीक होना चाहिए, है ना। और वैसे भी अभी तो वीक का स्टार्ट है ना, आज तो ट्यूसडे है और जो आईनी तरमीम हो चुकी है और जो हमारे मुल्क में हलचल हो रही है, उसके बाद तो और भी ज्यादा ठीक होना बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आईनी तरमीम के बाद अब अभी बल्कि मौसम भी बड़ा अच्छा हो नई बहस शुरू हो चुकी है। मौसम इस्लामाबाद का बहुत ही अच्छा हो चुका है। हाँ। मैं अभी ऊपर गया तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह हल्की सी खुंदकी है, ठंड लग रही है। जो लोग बाइक यूज करते हैं वो अब जैकेट्स वगैरह पहन के आते हैं। और सुबह और शाम का वेदर मैं समझता हूँ कि ठंडा हो चुका है। हाँ, अब तो ठंडा हो चुका है। अभी बल्कि थ्रू आउट द कंट्री वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। और जहाँ पे दर्जा हरारत नीचे आया, वहीं पे सियासी दर्जा हरारत एक तरह से तो नीचे आया कि आईनी तरमीम की जो बात हो रही थी इस दिन वो हो गई, वो गर्मा गर्मी खत्म हुई। लेकिन अब एक नई बहस छिड़ चुकी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती कि कौन होगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। खैर ये तो हम प्रोग्राम में आगे आज रात 12 बजे तक पता चल जाएगा। ये आज हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या स्टोरीज हैं पाकिस्तान में। कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हम लेकर आए पाकिस्तान से भी और दुनिया भर से ही। पाकिस्तान में जी तनख्वाहदार तबका जो है शदीद टैक्स बोझ का शिकार है, जो माली साल की पहली छमाही में 111 अरब रुपए टैक्स दे रहा है, जो कि जो ताजरान है उनके मुकाबले में हस्तेन आप कह सकते हो कि 1550% ज्यादा है। तनख्वाहदार तबके का जो टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले में अगर उसका कंपैरिजन करें तो 56% बढ़ गया, जबकि जो ताजिर हैं उनके टैक्स में 150% इजाफा जो है उसके बावजूद उनकी अदायगी कम रही। ताजिर अब भी टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये एहतजाज करते हर दूसरे रोज़ हमें नज़र आते हैं। आपको पता है कि हम लोग अक्सर स्टोरीज भी इनकी कवर कर रहे होते हैं कि ताजरान की जानिब से थ्रू आउट द कंट्री पूरा मुल्क बंद कर दिया गया, एहतजाज कर रहे हैं वो लोग टैक्स की वजह से। टैक्स चोरी भी ये लोग बहुत करते हैं। बिल्कुल ऐसे हो जिस तरह आपने खबर बताई कि सबसे ज्यादा टैक्स आप देती हैं, मैं देता हूँ, तनख्वाहदार तबका देता है, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो देते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मुलाजमतें करते हैं वो देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम कोई एहतजाज नहीं करते। हाँ। हमारी जितनी भी तनख्वाह होती है उसका एक कैप लग जाता है, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कहते थे, सर नीचा करके अपनी जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। लेकिन जो ताजरान हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होगी, मईशत के ऊपर बोझ हो गया, हमारे ऊपर टैक्स आ गया। इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि ताजरान को अब नहीं करनी चाहिए। उन्हें कम से कम हमसे सीखना चाहिए, जो तनख्वाहदार तबका है उनसे सीखना चाहिए कि कितना ज्यादा टैक्स हम देते हैं और कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको एक मजेदार स्टोरी बताता हूँ। कसूर की स्टोरी है, कसूर से, जहाँ पे 4 खवातीन को ड्यूटी के दौरान साग तैयार करने पर मुअत्तल कर दिया गया। साग कौन सा? वो जो आप साग खाते नहीं? जी, साग खाते हैं, स्पेशली रमजान में थोड़ा ज्यादा होता है वो साग का। पूरे पाकिस्तान में मरी के लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं। मरी हो गया, कश्मीर हो गया, इवन पंजाब में भी आप जाएं तो साग एक ऐसी चीज है जो कि लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। अच्छा, ये स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये जो खवातीन थी, खवातीन टीचर्स थी, जब स्कूल में जाती थी तो उसके बाद होता ये था कि वहां से करीब के खेतों में चली जाती थी। कसूर में भी साग होता है और वो साग वहां से तोड़ती हुई वापस अपने स्कूल में आती थी या फिर घर जाके वो बना लेती थी। इनकी एक खुफिया वीडियो बनाई गई। उस खुफिया वीडियो बहुत को अच्छा किया जिसने भी बनाई। एग्जैक्टली उस खुफिया वीडियो को उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया और फिर वायरल होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने फौरी कार्रवाई की और ये वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ ने असातिज़ा को तलब करके मुअत्तल कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी स्लो क्लैप्स नहीं, अभी तो असल में खुशी वाले क्लैप्स हैं कि भाई अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्सर ये मैंने रिवायत देखी है कि टीचर्स इसी तरह करते हैं। या तो वो इवन कई बार हमने ऐसी खबरें भी रिपोर्ट की जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में पहुंचते हैं और वो बच्चों को कहते हैं हमें चाय बना दो, कॉफी बना दो, और वो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती है, उनसे पर्सनल काम करा रहे होते हैं, टीचर्स वहां पे बैठ के खा पी रहे होते हैं, देन दे गो बैक होम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये बड़ी ही अच्छी खबर थी भाई कसूर से, जहाँ पे टीचर साग पका रहे हैं और उनको मुअत्तल किया गया है। क्यों साग पका रहे हो भाई? घर जाके पकाओ, वहां पे बैठ के खाओ, यहाँ पे पढ़ाने आए हो। 8 बजे आते हैं, 2 बजे तक आपकी जॉब होती है, 2 के बाद कर लिया आप पैसे ले रहे हैं, उनको हलाल करें जो भी आप काम कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता 2 के बाद आप साग चुन भी लें, साग जाके बना भी लें। ये क्या वजह है कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक आप साग चुनेंगी? बच्चों का क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि अक्सर रिवायत है, सिर्फ साग की बात नहीं, शायद वहां पे और चाय भी बनती हुई होगी, पराठे पकते हुए होंगे साग के साथ भी। तो खैर चलें जी, एक और हमारे पास अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जी एक नई शराकतदारी का आगाज हो रहा है हसनैन। अभी जो चाइनीज प्रीमियर का ये डिस्कस की भी थी
और इस पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। चीन पाकिस्तान से गधे का गोश्त दरामद करने जा रहा है ताकि उनके जो मुनफरिद बर्गर्स हैं उनकी डिमांड पूरी की जा सके। ये शराकत पाकिस्तानी किसानों के लिए नई मार्केट्स खोल सकती है। पाकिस्तान आपको पता है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट में गधे इस वक्त जो है वो भेज रहा है चाइना। तो अब गोश्त की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी और चाइना जो है फिर वो उस गोश्त को बर्गर्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और उसके अलावा भी हमने बहुत डिस्कस किया था कि किन मकासद के लिए मुझे लगा यूज कि होता आप ये बोलेंगी कि जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी तादाद में गधे प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस भी कर रहा है ना। पिछले साल भी हमने जो खबर शेयर की थी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1 लाख गधे की तादाद में जो है ना इजाफा हुआ था और वो फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ती चली जा रही है और चाइना उसमें सबसे बड़ा हमारा आप कह सकते हैं कि वो खरीदने वाला मुल्क है। और ये मेरा ख्याल है कि इत्तलात के मुताबिक जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये एमओयू साइन हुआ। कितना विजन वाला एमओयू था कि जहाँ पे हमने गधों के हवाले से एमओयू साइन किया और चाइना में जैसा आपने जिक्र किया खास किस्म का बर्गर बनता है जी, गधे का वो बर्गर में गधे का गोश्त इस्तेमाल होता है। पहले हमें ये पता चला था कि वहाँ पे हम खाने देंगे, उसके बाद हमें पता चला कि हम जिंदा गधे भी स्किन केयर के लिए भी यूज कर रहे हैं, डिफरेंट मकासद हैं उसके लिए। गधे का गोश्त, उसकी खाल, सब चीजें यूज हो रही हैं, लेकिन अभी ये जो है ये एक्सपोर्ट बढ़ाने का मकसद बर्गर्स भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा चाइना जाए तो बड़े मोहतात रहे। पाकिस्तानी से दरख्वास्त है कि गधे वाले गोश्त के बर्गर्स ना खा रहे हो बैठे हुए। एग्जैक्टली ये लो कि पाकिस्तानी प्राउडली खा लें कि हम चाइना आए, हमारा अपना मुल्क क्योंकि गधा पाकिस्तान से आया तो यहाँ पे आके हलाल हो गया, आपके लिए हलाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं। अब एक ऐसे मासूम बच्चे की खबर है जो सुनकर आप मेरे ख्याल है खुश भी होंगे और कहीं ना कहीं पे हमारी गमी भी होगी। खिदमत खल्क के एहसास से भरपूर ये बच्चा जिसको दिमागी कैंसर से ये वफात पाए और वफात पाने के बाद मासूम बच्चे की बेलोस कुर्बानी इस वक्त हर शख्स की जुबान ज़द-ए-आम है। इस बच्चे का ताल्लुक चीन से है जो कि 11 साल की उम्र में वफात पा गया, लेकिन इसने अपने तमाम तर जो आज़ा हैं वो अतिया कर दिए और जिसने कई लोगों की जानें बचाई हैं। चीनी डॉक्टर्स ने बच्चे की इस अजीम अमल को इसके ख़ानदान को झुककर खराज तहसीन पेश किया गया और वहाँ पे वैसे भी झुक के सलाम किया जाता है। चीन की बात की जाए, जापान की बात की जाए, लेकिन जो इस लड़के ने किया, देखिए कोई भी ऐसा शख्स जो कि 30 साल का है, 40 साल का है या इवन उधेड़ उम्र में है, 50 साल का है, वो ये काम करता है तो समझ भी आती है। लेकिन 11 साल का बच्चा जो कि खुद कैंसर पेशेंट था उसने ये काम किया तो डैट इज़ वेरी वेरी गुड कि इतने छोटे बच्चे को ये एहसास था। खैर वो वफात पा गया लेकिन उसने अपना जो अतियात है वो अपने जो आज़ा हैं वो उनका अतिया कर दिया। चलें जी, बिल्कुल ये ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हसनैन आपको वैसे सूरज किस रंग का है? हम मतलब सन, इवन जब हम बचपन से मुझे याद है कि हम ड्राइंग करते आते हैं, ये भी देखें जरा, ये येलो आ रहा है हमारी जो लोगो है उसमें भी किस रंग का होता है सूरज? आप मेरे से नहीं, वैसे पीले रंग का होता है। दुनिया से सवाल कर ले तो उसका जवाब आएगा पीला होता है। yes, पीला होता है। लेकिन मैं आपको मजे की बात लोग आपको कहेंगे कि गलत कुछ बताने लगी है क्योंकि पीला होता है। हमने बचपन से पीला ही देखा। पीला, हम कलर भी येलो ही करते हैं जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको मजे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। सूरज दरअसल पीला नहीं बल्कि सफेद है, वो जर्द या पीले रंग का नहीं होता। हमारी फजा की वजह से हसनैन हमें ये पीला नजर आता है और जो फिजा की अगर बात की जाए तो वो नीली रोशनी को ज्यादा बिखेरती है, इसीलिए सूरज की अगर देखा जाए तो वो रंग हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये जर्द है, लेकिन असल में वो जर्द नहीं बल्कि सफेद होता है। तो जो हमारी फिजा है वो नीली रोशनी को ज्यादा बिखेरती है और इसीलिए सूरज जर्द दिखाई देता है और सूरज को पीला देखना हमारी आंखों का धोखा है। दरअसल सूरज सफेद है और ये जमीन की फिजा में नीली रोशनी के बखेरने से होता है, जिससे आपने फिजा की बात की। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी आंखों का धोखा है कि आपने हमें बताई है। और सूरज भाई आपने अब इसको पीला नहीं समझना। जिस तरह हमने ये स्टोरी शेयर की आपसे, ये हमने नहीं, हमने जिस बताई है ये इसमें तहकीकात हुई होंगी, इसमें कुछ साइंटिस्ट ने तहकीकात की होंगी, रिसर्चर्स ने तहकीकात की होंगी। इस तहकीकात के बाद ये पता चला है कि सूरज का कलर सफेद है, येलो नहीं है। अच्छा, अगर सूरज सफेद रंग है तो चांद किस रंग है? चांद भी फिर सफेद ही होगा, वैसे वो सफेद दिखता भी है। अच्छा हाँ, रोशनी तो वो सूरज से लेता है। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, आगे बढ़ते जी अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं कि सूरज की खबर तो निम्रा ने आपको बता दी। अगली खबर मेरे पास है। अच्छा, मैं आपसे अब पूछूंगा, आप सवाल करती हैं बहुत ज्यादा कि पौधे ये क्या खामोशी से तमाम तर तकलीफें सह लेते होंगे जो हम उनको काटते हैं या फिर पानी नहीं देते पौधों को बर वक्त? नेवर नेवर, कभी भी। मतलब वो एक लिविंग बीइंग ही है और वो फील करते हैं।
मतलब दे नीड टू आवाज ब्रीथ। निकाल सकते हैं? आवाज नहीं निकालते, बट दे नीड टू ब्रीथ। और जब आप फॉर एग्जांपल उनको रोशनी की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना होता है, जब आप उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दैट इज व्हाई दे डाई। मैं आपको बताता हूँ, वो आवाज भी निकाल लेते हैं। तहकीक के मुताबिक जब उन्हें पानी की जरूरत होती है या फिर वो दबाव में होते हैं तो हवा में वो आवाजें निकालते हैं। ऐसे पौधे तकरीबन 35 आवाजें फी घंटा पैदा करते हैं, एक घंटे में 35 आवाजें। और जब पौधे को पानी की जरूरत हो या फिर इसकी शाख काटी जाए तो आवाजें निकालते हैं। सो ये आवाजें फिजा तो सुन सकती है, लेकिन आपके घर में अगर पौधे हैं निम्रा, अब आपके भी घर में पौधे हैं ना, yes. आपने उनको पानी भी डालना है, उनकी जो काट छांट करनी है वो भी देख के करनी है, गलत जगह से नहीं करनी है। तो आवाजें निकालेंगे कि बददुआएं ना निकाल दें। सही बात है। मतलब देखें, अक्सर मैं ये वैसे सोचा करती थी कि जब इन दरख्तों को काटते हैं ना, तो ये तो एकदम से वो अजीब सा मुझे फील हुआ करता है कि यार ये दरख्त कोई भी आके ऐसे काट देता है, तो ये दरख्त भी फील करते होंगे। बट नाउ आई गॉट माई आंसर कि वाकई असल में वो फील भी करते हैं। अच्छा खैर, वफादार कुत्ते को हमेशा वफादार जानवर कहा जाता है। घोड़ा हो गया या कुत्ते हो गए, ये सबसे ज्यादा वफादार जानवर कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो कुत्तों की जो वफादारी होती है उसको वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन एक खबर होता है हमारे यहाँ, यही कहा, हाँ कुत्ता तो कुत्ता ही है भाई, इसका तो काम ही है इस तरह ना। तो खैर एक खबर ऐसी है जहाँ पे वफादार कुत्तों की इज्जत अफजाई हो रही है। नेपाल में जो नाजरीन ये मनाया जाने वाला कुकर त्यौहार है, ये कि इसका नाम है कुकर त्यौहार। तो इस त्यौहार में जो वफादार कुत्ते हैं ना, उनकी इज्जत अफजाई की जाती है। ये जो दिन होता है इसमें कुत्तों को रंग बिरंगे ये हार, जैसे विजुअल्स में हम देख भी रहे हैं, हार पहनाते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ तरह के खाने दिए जाते हैं। और ये सिर्फ कुत्ते नहीं, कुत्ते आप मेजरली कह सकते, लेकिन ये जो त्यौहार है ये डॉग्स के अलावा दीगर जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी उनकी वफादारी को वैल्यू करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रेडिशन। और ये जो इवेंट है ये भी बड़ा ही मुझे क्यूट लगा, जहाँ पे डॉग्स को इस तरह से वैल्यू किया जा रहा है, दीगर जानवरों को। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जहाँ पे कुत्तों को भी वैल्यू किया जाता है जिस तरह आपने बताया, और उनका दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम नॉर्मली देखते हैं कि कुत्तों को उतना वैल्यू नहीं किया जाता, स्पेशली अगर हमारे माशरे की बात की जाए। बाहर देखेंगे तो अगर वेस्टर्न माशरे की बात करेंगे तो वो तो कुत्तों को पालते भी हैं। इवन बाज लोग जिनकी औलाद नहीं होती उनके साथ उनके कुत्ते चल रहे होते हैं, और कुत्ता अगर उनका चल बसे तो उसके ऊपर गम का इजहार भी किया जाता है। प्रॉपर एक इवेंट होता है कि मेरा जो कुत्ता था वो चल बसा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन ये मिसाल भी हमारे पड़ोस की है, ज्यादा दूर की नहीं है, बिल्कुल इंडिया के साथ नेपाल की मिसाल आपने दी। सो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी है कि हम भी कुत्तों की इज्जत करते हैं, वफादार जानवरों की इज्जत करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाहौर पाकिस्तान में होने वाली किताब मेले में किताबों की बजाय खाने के स्टॉल्स पर तवज्जो रही है। ये इवेंट जो कि लाहौर में मुनक्किद हुआ उसमें सिर्फ 35 किताबें फरोख्त हुई, जबकि शुरका की अगर तादाद आपको बताऊं तो वो 1200 शवारमे उन्होंने खाए। जो खाने की तादाद में आपको बताऊं, उन्होंने 1200 शवारमे खाए और 800 बिरयानी का लुत्फ उठाया। खालिद अनम ने इंस्टाग्राम पर अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि किताब मेला एक खाने की शानदार तकरीब में बदल गया। सवाल यह है कि सकाफती तकरीबात में लोगों की तरजीहात क्या हैं, जबकि किताबों के मुकाबले में खाने की मोहब्बत ने हर चीज को पीछे छोड़ दिया और किताबों का फरोख्त का जो तनासब था वो सिर्फ 4% रहा है। और खाने का तो जो आप हिसाब बता रहे हैं वो तो 100% से भी ऊपर रहा। वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर, जो कि अदबी सरगर्मियों का मरकज रहता था, जो कि सकाफती सरगर्मियों का मरकज रहता था। और किताबें, एग्जैक्टली, वो लाइब्रेरीज, ये सब तो आपको पता है, बाजार लाहौर के वो तो मशहूर है सब के लिए, अदब के लिए, जो जैसे आप वैसे मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम कब किताब खरीदी थी? मैंने अ मंथ अगो। बड़ी तेज है यार। हाँ, लेकिन मतलब मैं हैरान यहाँ पे ये हो रही हूँ कि अच्छा मेला ही किताबों का है, तो आप या तो फिर किताबें लेने के लिए जाएं, नहीं तो खाने के लिए आप रेस्टोरेंट चले जाएं, लेकिन जाके इतने अच्छे इवेंट की तौहीन मत करें, क्योंकि जो देखने वाला है उसके लिए फिर ये बड़ा नॉर्मल हो जाएगा कि किताब की जैसे कोई वैल्यू नहीं है, और किताब की बहुत वैल्यू। अच्छा, इस हवाले से मैंने कल एक पोस्ट भी पढ़ी थी, उसके ऊपर एक शेर था, वो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि किसी का शेर है, अब मुझे पता नहीं कि किसने लिखा। लाहौर किताबों का शहर था, हमने कबाबों का शहर बना दिया। अरे, लाहौर किताबों का शहर था, हमने कबाबों का शहर बना दिया। लाहौर पढ़ाई का शहर था, हमने कढ़ाई का शहर बना दिया। अफसोसनाक, बड़ी ही गहरी बात की है किसी ने 2 मिसरों में, लेकिन अफसोसनाक है ये हमारे लिए, और सोचने का मकाम भी है
कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने अदब को कहाँ छोड़ दिया, हमने अपनी रवायात को कहाँ छोड़, सब कुछ किस तरफ चला जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी मुईशत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। हसन, कुछ पाकिस्तानी मईशत की बात कर लेते हैं। उस पर अगर मैं आपको अपडेट करूं तो जो पाकिस्तानी वफ्द है उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती फंड IMF यानी कि उनके रहनुमाओं के साथ बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें जो मकसद है, जो एजेंडा है, वो पाकिस्तानी मईशत पे भी बात करना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को इम्प्रूव किया जा सकता है और जो मालियाती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों पर इन मुलाकातों में हसनैन रोशनी डाली गई है। वाशिंगटन DC में बाय द वे ये मुनक़दा इजलास हुए और उनके दौरान जो सेक्रेटरी ख़जाना है इमदादुल्लाह बोसाल साहब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद उनकी सरबराही में जो हमारा वफ्द है उन्होंने इक्तिसादी एक तरफ चैलेंजेस का तज़किरा किया, उन पे बातचीत हुई, फिर बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तो IMF की नाज़रीन ये मुसलसल हिमायत करने का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कह रही है हमारा जो वफ्द है उनकी जानिब से ये कहा गया। बिल्कुल ये कुछ सूरत हाल है जी इकोनॉमी से मुताल्लिक। बिल्कुल इसी के ऊपर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अगर बात की जाए जो मुआशी इशारिये हैं या फिर महंगाई की अगर बात कर ली जाए तो महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है और भी कम हो चुकी है। क्या हमें आइंदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगाई में कमी नज़र आएगी और इसका जो समर है वो आम आवाम को मिलेगा? जो महंगाई है वो एक वर्स्ट टैक्स है उन लोगों पर, स्पेशली जो कम आमदन कमाते हैं, बिकॉज इसका बोझ कम आमदन और ज्यादा आमदन कमाने वालों पर मसावी पड़ता है। अभी जो हम कहते हैं महंगाई कम हुई है, मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। द ट्रू पोजीशन इज कि महंगाई 29% बढ़ी थी 2023 मालियाती साल में, 2024 में फिर 24% बढ़ी और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 9 से 12% के दरमियान रहेगी इस साल में। आई थिंक कि महंगाई का जो बड़ा बाउट है वो गुजर गया है। इंटरनेशनल प्राइस पास थ्रूज का भी, बिजली की प्राइस का भी, अभी हमारी फूड की प्राइसेस भी बढ़ी थी बिकॉज फ्लड्स आए थे, ये सब गुजर गया है। रुपया भी स्टेबल है, अब इंटरनेशनल मनीज भी फ्लो इन कर रही हैं। इट्स बेटर न्यूज़ फॉर एवरीवन इन द कंट्री कि जो 25 करोड़ आवाम है उनको महंगाई के बढ़ने की शरह ऐसी होगी कि उनकी अगर तनख्वाहें भी बस 12-15% बढ़ रही हों तो उनकी एक्चुअल जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा होगा। दैट्स अ गुड स्टोरी। रिमिटेंसेस अच्छी हैं, बहुत खानदान इस पर रिलाई करते हैं। पाकिस्तान ने एक जैसे कहेंगे रिकॉर्ड रिमिटेंसेस हिट की हैं, $3 बिलियन के करीब रिमिटेंसेस चल रही हैं और ये उसका खाकसाना है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से पिछले 5 साल में पाकिस्तान से बाहर गए हैं। तो ये एक सादा सा अगर उसका रिजल्ट देखें तो रेमिटेंसेस की इंक्रीज में नजर आ रहा है। दूसरी बात जो ऑब्वियसली रुपए में स्टेबिलिटी है, यानी कि ओपन मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू इंटरबैंक, तो लोग बैंकिंग चैनल से, जो कि एक सेफर चैनल है, वहां से पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा इजाफा है। ओवरऑल अ स्टेबल पिक्चर और ये लार्जली ड्रिवन है बिकॉज IMF के साथ एक एंगेजमेंट हो गई। जो हमें 20-22 अरब डॉलर इस साल चाहिए थे वो अरेंज हो गए, मौखर हो गए पैसे। बट हमेशा मैं ये बात कह के आखिरी बात जरूर कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल मसाइल हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो हमारी ग्रोथ जो कि शरह नमू 4-5% से ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज स्ट्रक्चर इकोनॉमी का ऐसा है, ये मसाइल अभी भी दोनों अपनी जगह कायम हैं। इनको हल किए बगैर और लॉन्ग टर्म के मसाइल हल किए बगैर, जिसमें तालीम, स्टंटिंग, ये सब मसाइल हैं, हमें अपनी आंख नहीं उठानी चाहिए इन चीज़ों से कि जो पैसों का आना है रेमिटेंसेस में या एक्सपोर्ट्स में, या जो हमने मल्टीलैटरल्स जैसे जिक्र कर रही थी मैडम पहले कि उनसे एक एंगेजमेंट हुई, उसकी वजह से जो इस वक्त स्टेबिलिटी है वो हमारी निगाह ना उठाए। जो रिफॉर्म की ज़रूरत है मुल्क को उस्तवार करने में इस तरह से कि कभी भी आपको
किसी बैरूनी मल्टीलैटरल पे इस तरह ना डिपेंडेंट होना पड़े कि अगर वो आपकी रस्सी काटते हैं तो आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं। आई थिंक दैट्स द स्टोरी। ठीक, अच्छा, लेकिन खाकान साहब हम जो बात करें ना कि परसेंटेज में कमी आई है महंगाई की, लेकिन जब आप मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आप एक आम आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है कि जो चीज मैं पहले 10 रुपए की खरीदा करता था मुझे तो वो 40 रुपए में मिल रही है, और मुझे ये आर्ग्यूमेंट बड़ा वैलिड लगता है। तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे कि ये क्या है फिर ओवरऑल कि ये एक आम आदमी तक जो चीज वो 10 की खरीदा तो उसको फिर 10 में ही मिलनी चाहिए ना? इन्फ्लेशन 24 से आ गई है आपकी सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन ग्रोसरी तो वहीं पे है, ग्रास रूट लेवल पे तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। ग्रोसरी में तो कमी नहीं हुई जो आम आदमी की जुबान में अगर मैं कहूँ तो लोग आम फहम जबान में ये कह देते हैं कि महंगाई कम हो गई है। एक्चुअली महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह में कम हुई है। कीमतें इस साल भी बढ़ेंगी, पर पिछले साल जो चीज आपके किसी शख्स ने 100 रुपए की खरीदी तो वो साल गुजरने के बाद 124 रुपए की हो गई। अब अगर वो ये चीज कोई 100 रुपए की खरीदेगा तो वो 110 रुपए की हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह का इम्पैक्ट लास्ट ईयर था वो बहुत ज्यादा था, उससे पिछले साल उससे भी ज्यादा था। इस साल उतनी तकलीफ दे महंगाई नहीं बढ़ेगी जितनी तकलीफ दे पिछले 2 सालों से बढ़ती रही है। सो एक इंसान, मैं भी अगर जाऊं और जाकर कोई स्टोर से चीज खरीदूं तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी कि 1 जुलाई 2024 को अगर वो चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी थी तो औसतन ऑन दी एवरेज ऐसा होगा कि मेरी फूड बास्केट 1 साल बाद शायद 110 रुपए की हो जाएगी। तो मुझे तो यही फील होगा कि कीमतें तो बढ़ी हैं ना जी। तो डॉक्टर साहब कैसे टीवी पे कहते हैं कि महंगाई कम होगी? तो डॉक्टर साहब कभी ये नहीं कहते कि महंगाई कम हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हुई। दैट इज द राइट वे। और ये अब भी याद रखिए कि अगर वेजेस नहीं बढ़ेंगी, यानी कि एबीएन अगर आप दोनों की सैलरी 12 या 13% बढ़ा देगा, फिर आपको महंगाई का असर कम लगेगा, बिकॉज आपकी चीज 110 की हुई है। आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो 2 रुपए अब भी बच गए हैं आफ्टर पेइंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो मुझे पूरे साल चाहिए। दिस इज हाउ दी अब आखिरी बात यह है कि जो रिलीफ है ना, मैं अब बिकॉज वी हैव टू टेल अ बेटर स्टोरी देन जस्ट कि IMF चले गए, वर्ल्ड बैंक चले गए। ये तो यार पिछले 24 दफा गए हैं ना, पिछले 77 साल में वहीं खड़े हैं ना, इसमें ऐसी क्या खास बात है? असल खास बात इज द फॉलोइंग, कितनी नई नौकरियां क्रिएट होती हैं मुल्क में, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ती है, कितना टैक्स बेस जो है ब्रॉडन होता है, कितनी आसानियां पैदा होती हैं। दिस इज द स्टोरी दैट पाकिस्तान हैज टू स्टार्ट राइटिंग नाउ। और खाकान साहब, अगर एक और भी सवाल मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन अगर हसनैन अभी आप सवाल पूछना चाहते हो आप पूछ लें। जी अच्छा, खाकान साहब मुझे ये बताइएगा कि जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं वो तो चले साइड पे होगी, ठीक है, शरह में कमी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। आप एक मार्केट में जाएंगे एक डिफरेंट प्राइस आपको मिलेगी, दूसरी मार्केट में जाएंगे एक डिफरेंट प्राइस आपको मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सिमेट्रिक प्राइस तो कम से कम मिले? हसन, बात इस तरह से कि 2 तरीके हैं। जो पुराना तरीका है वो ये सही है कि हर जगह जाकर हम कीमतों का तयन करें, पर क्या आप चाहते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट अपने दफ्तर में बैठकर इस्लामाबाद में ये तयन कर रहा हो कि टमाटर कितने का बिकना है? या आई थिंक द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका इज द फॉलोइंग कि हुकूमत का काम अच्छी कंपेटिटिव मार्केट्स, यानी कि बहुत सी मार्केट्स हों एक चीज की और बहुत से लोग वो चीज बेच रहे हों, पैदा कर रहे हों, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत टमाटर की बढ़ रही हो, ताकि आप टमाटर कई जगह से अगर खरीद रहे हो उसमें लॉसेस कम हो, यानी कि वो जब ट्रांसपोर्ट हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नीचे आ जाए ताकि वो चीज आपको सस्ती मिले ना। ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू की है ना, शायद बहुत से लोग इसको इग्नोर भी कर दें और आप भी कहेंगे रोहो डॉक्टर साहब ने तो इतनी लंबी कहानी सुना दी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है हसनैन कीमतों को इन द लॉन्ग रन नीचे रखने का। ये काम चूंकि हार्ड वर्क है तो हर अथॉरिटी जो है आने वाली या पिछले 77 साल में वो ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज करना चाहती है, विच इज द रॉन्ग मैकेनिज्म टू यूज। द राइट मैकेनिज्म इज द फॉलोइंग। आपने कभी मुझसे कंप्लेन नहीं किया कि यार मेरा मोबाइल बड़ा महंगा है, इसलिए कि वहां पे एक कंपेटिटिव मार्केट है, पर आप हमेशा कंप्लेन करेंगे कि जी बिजली बड़ी महंगी है, बिकॉज वहां पे कोई मार्केट नहीं है और एक सप्लायर है। दैट्स द ट्रिक।
सो अभी भी इस माइंडसेट से निकालने के लिए हजार प्रोग्राम कीजिए कि प्राइस ना फिक्स करें, मुझे जराए दें चीजें ज्यादा खरीदने के, कमजोरियां दूर करें इकोनॉमी की पैदावारी सलाहियत के, बिजली की इनएफिशिएंसी दूर करें ताकि बिजली मिले, कारोबार चले, चीजें बने। वीट पिछले साल अच्छी आई थी, कीमत बदतदरीज नीचे आ गई। ये है तरीका कीमत नीचे लाने का इन द लॉन्ग रन। ठीक हो गया। अच्छा खाकान साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, इसमें जल्दी से बताइएगा कि वफाकी हमारे जो वजीर खजाना है उनका IMF के और दीगर इदारों के हुकाम से जो मुज़ाकरात है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान को हमें शोकेस करना चाहिए कि फंड का प्रोग्राम हो गया है, यानी कि IMF का। अब हमें वक्त और जिसे कहेंगे स्पेस मिल गई है और हम कुल्ली तौर पर तैयार हैं फंडामेंटल काम करने के लिए, ताकि 3 साल अगर ये प्रोग्राम चलता है तो हम ये कह सकें कि एट द एंड ऑफ द 3 years वी आर इन अ पोजीशन जबकि हमने वो काम कर लिए हैं कि हमारे ज़खायर भी ठीक हैं, हमारा खसारे भी ठीक हैं, हमारा एनर्जी सेक्टर भी रिफॉर्म हो गया है और अब हम ऑन आर ओन सर्वाइव कर सकते हैं और 25वीं बार IMF के दरवाजे पर नॉक नहीं कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, जो कि इस वक्त मौशी हालात के ऊपर हमारे साथ थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की। बैक एवरीबडी, एक बार खुश आमदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। और हसनैन, who is going to be the next Chief Justice of Pakistan? ये तो वैसे वो जो पार्लिमानी कमेटी है वो उसका फैसला करेगी, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ के आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के आम इजलास में जजेस की तकर्री के लिए बनाई गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। अलग रहने का फैसला किया। फिर उस पर वकला का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप बात जो कर रहे हो उसे मैं आपसे शेयर करती चलूं तो वकला रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और सीनियर वकील हामिद खान, वो कहते हैं कि आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है और सबका इस पे इत्तफाक है और इसे रोकेंगे, ये कहना है हामिद खान का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ज़ैन कुरैशी ने PTI से राब्ता मुनक़ती किया था, इनके मामले की जरूर तहकीक करेंगे। हाँ, ये ज़ैन कुरैशी वाला मामला इस वक्त बड़ा हमें संगीन मामला नजर आ रहा है। हालांकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि ज़ैन कुरैशी से मुताल्लिक, क्योंकि वो बहुत सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इवन उनके वालिद साहब आप देखें आज तक वो उनकी कुर्बानियां इस जमात के लिए सामने नजर आती हैं। लेकिन हुकूमत का भी कुछ मौक़िफ़ शामिल करते चलें तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर जो राना सनाउल्लाह, वो ये कहते हैं कि सीनियर मोस्ट के तसव्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने का जो आइडिया है वो उसको सेकंड कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस बनाने का जो आइडिया है अब ये अदलिया का है, हमारा नहीं है। तो ये जी हमारे पास मामलात हैं कुछ सियासी। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। हो जाएगा 26वीं आईनी तरमीम अब आ चुकी है, मंजूर हो चुकी है, उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं किया। लेकिन बहुत सारी अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुसव्वदा मिल के मौलाना फजल रहमान के साथ बनाया था। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मुसव्वदा जो है वो तो JUI ने बनाया था और उन्होंने फिर ये मुसव्वदा दिया था तहरीक इंसाफ को और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया। जहाँ तक इस तरमीम का मामला है वो तो आपको पता ही है कि सारे ही जो इस वक्त लॉयर्स का ग्रुप्स हैं, सारे जो पाकिस्तान का दानिश्वर तबका है, मीडिया है, सभी ने इसको मुस्तरद किया है। और जिस मैनर में ये हुई कि रात को 3:30 बजे असम्बली का इजलास जारी रहा और उस तरीके से एक लोगों को महबूस करके और बगैर उसके ज़बरदस्ती तकरीबन जो है वो किया गया, तो उसकी वजह से भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। और जाहिर है कि इसको एक PCO से ज़्यादा कोई इस अमेंडमेंट को नहीं ले रहा और इसका कोई ना इसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में, बल्कि कंसेंसस ये है, इमर्ज हो रहा है कि ये इंतज़ामिया अदलिया को मातहत करने के लिए ये तरमीम लेके आई है और इस तरमीम की कोई आईनी, इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं है। लिहाजा जाहिर है कि इस वक्त इस तरमीम को लेके पाकिस्तान में कोई तबका भी मुतमईन नहीं है।
अच्छा, लेकिन जो वकला कह रहे हैं फवाद साहब, ये बताइएगा कि मुल्कीर तहरीक की वो बात हो रही है बार्स की जानिब से, तो फिर आगाज क्यों नहीं हो रहा है अभी तक तहरीक का? हो जाएगा। तो ये लॉयर्स मूवमेंट जो है वो हाँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमेशा मूवमेंट्स को शुरू होने में टाइम लगता है। और कामयाब मेरा होंगे यही वकला ख्याल इस है बार? आप क्या समझते हैं? नहीं, लॉयर्स का देखे ना, पीटीआई में और लॉयर्स में और जेयूआई में क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, बहुत लोग उसके साथ हैं, लेकिन उनकी तंजीम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। वकीलों को ये एडवांटेज है कि ये तहसील तक जो है ये ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब एक बार अगर कॉल देती है तो वो फिर तहसील तक उसका असर जाता है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तंजीमें या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो कैंपेन्स होती हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं। अच्छा चोइस साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा भी हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे आपका साथ नहीं दिया इस तरमीम के ऊपर, उनके हवाले से तहकीकात भी हो रही हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये तहकीकात होनी चाहिए? स्पेशली अगर सलमान अकबर राजा की बात की जाए तो उन्होंने तो ज़ैन कुरैशी का भी कहा कि उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। बात ये थी कि जिन लोगों ने भी वोट दिए हैं, जाहिर है उन्होंने दबाव के तहत वोट दिए हैं, और इस वक्त तहरीके इंसाफ अपने लोगों को, ये जो ग्रुप्स हैं इसमें ही लगे हुए हैं कि लोगों को निकाला किस तरह जाए। तो पूरी तहरीके इंसाफ में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सारे लोग निकल जाएं और सिर्फ हम लोग रह जाएं। जाहिर है कि एक दिन पहले आपका बयानिया ये था कि इनके ऊपर दबाव डाला गया है, इन्हें ज़बरदस्ती जो है वो पार्टी छुड़वाई गई है। एक दिन बाद अब आपका बयानिया ये है कि नहीं, वो असल में ये सारे करप्ट थे, इन्होंने पैसे ले लिए और ये चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीके इंसाफ का इस वक्त जो पॉलिटिकल एक थिंकिंग है वो तो वहाँ पे है नहीं। तो ज़्यादातर सोशल मीडिया के नैरेटिव्स के ऊपर ही वो चले जाते हैं। आई थिंक पीटीआई को इस वक्त इस तरह की किसी एक्टिविटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस वक्त पीटीआई के साथ हैं उनका नाम ले रहे हैं, उस पर शुक्र करें। जिन हालात में लोग नाम ले रहे हैं, खड़े हैं, एक तो लोग हैं ना जो बाहर हैं बैठे हुए, जाहिर है उनका तो देखें स्टेक कोई नहीं है। उन्होंने तो सुबह उठना है, एक ट्वीट डाल दी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, शाम को काम से वापस आए, फिर 5-7 डाल दी, फिर और उसके बाद लेट गए। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो खड़े भी हैं और किसी तरीके से इतने दबाव के बावजूद, इतने कैदोबंद की सोबतों के साथ सब लोग जो हैं वो खड़े हैं। ठीक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक दैट हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो फिर 2/3 मेजोरिटी के मुताबिक होने जा रहा है, तो ये फिर आप कह सकते हैं कि जाहिर है 2/3 मेजोरिटी तो गवर्नमेंट की है, तो फिर गवर्नमेंट किसका नाम जो है आपको लग रहा है कि फाइनलाइज करेगी? पहली बात तो देखें ना कि गवर्नमेंट ने बड़ी, ये अनफॉर्चुनेट है कि ये जो तकर्री है ये मुतनाज़ा रहेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया और उन्होंने रिजर्व सीट्स थी वो पीटीआई को नहीं अलॉट की, जिसके नतीजे में पीटीआई का एक वोट कम हो गया है और हुकूमत का एक वोट बढ़ गया है। अदरवाइज ये 2/3 मेजोरिटी अगर आप कानून के मुताबिक जाए तो हुकूमत की नहीं, और उन्हें अपोजिशन को साथ रखना है। लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने ये भी एक धांधली की है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराना ही एक धांधली थी, तो उससे जुड़ी हुई ये भी एक धांधली है, जिसके नतीजे में ये जो तकर्री है ये मुतनाज़ा रहेगी। और जाहिर है कि अब 8 सीटें फिलहाल हुकूमत के पास हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो वो जज लग तो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको क्या लग रहा है फवाद साहब, किसका नाम देगी हुकूमत? किसका नाम फाइनलाइज होगा? मेरे ख्याल में देखिए हक तो मंसूर अली शाह साहब का बनता है, लेकिन जितनी एफर्ट हुकूमत ने उनको रोकने के लिए की है, जिस तरह लाए हैं, तो फिर वो मंसूर अली शाह को क्यों बनाएंगे? देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये बनाएंगे। लेकिन क्या ये भी नहीं हो सकता कि मंसूर अली शाह को ही फवाद साहब वो लगा दें, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस की वो अथॉरिटीज भी तो नहीं है। हाँ, अथॉरिटीज भी तो कम हो गई। डरते बहुत है ना। मसला ये है कि जब हुकूमत की कोई वो ना हो, आपकी कोई मॉरल अथॉरिटी ना हो, तो हर बात से आप डरते हैं। तो इनको छोटे मोटे एहतजाज से, चीज़ों से, हर चीज़ से डर लगता है। आई डोंट थिंक सो ये रिस्क लेंगे आप। और ये जो आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो भी अभी तक आपको पता है कि तमाम तर जो उसका फैसला है वो पेंडिंग है, तो ये आईनी अदालत में जाएगा तो एक बार फिर
गवर्नमेंट के हक में ही फिर फैसला आते हुए नजर आ गया, क्योंकि आईनी बेंचेस में तो वही लोग बैठेंगे जो गवर्नमेंट के मंजूर नजर होंगे। अब ये पता नहीं है कि ये रिव्यूज जो है मंजूर नजर तो खैर ठीक, इनमें जजेस में सारे जो 17 जजेस हैं उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो तो सही लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। लेकिन बहरहाल अब ये देखना यही होगा कि 8 रुकनी बेंच का फैसला क्या नजर सानी 5 रुकनी बेंच के पास जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो 13 रुकनी बेंच ही बनाना पड़ेगा रिव्यू करने के लिए, क्योंकि आप 13 जजेस का फैसला 4 या 5 जज कैसे बदल सकते हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, मतलब अगर बात की जाए तो आईनी तरमीम से पहले तहरीक इंसाफ के बड़े दावे थे कि कुछ भी हो जाए हमारे जो सेनेटर्स हैं या एमएनएज हैं वो कभी भी वोट नहीं करेंगे, लेकिन दे डिड, मुनहरिफ अरकानी हो गए, चले सही है। लेकिन अभी उसके बाद फिर अब क्या करेगी तहरीक इंसाफ, नेक्स्ट पॉलिसी क्या है? पीटीआई की अभी तो जो पॉलिसी है वो फ्रेंकली बड़ी ज्यादा इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार, क्राइसिस है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि कोई लीडरशिप तो है नहीं। और जो ज्यादा तो मतलब कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात करते हैं फैसल वावड़ा साहब ठीक करते हैं? अवाम, देखिए पहली बात तो ये है कि उससे इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता या पीटीआई को इसलिए फर्क नहीं पड़ता अच्छा। कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाए तो ये सारे लोग कौन सा को पीटीआई से को बड़े उनका कैडर में थे, ये तो सारे बस इधर उधर से जमा हुए और इमरान खान ने उनको टिकट दे दिया, वो बन गए। अब सवाल ये है कि इमरान खान दूसरों को दे देंगे, लोग तो इमरान खान से जुड़े हुए हैं, पीटीआई से तो नहीं जुड़े हुए। लिहाजा इस वक्त जो मेरे ख्याल में सिचुएशन है वो यही है कि ये जो अगली तहरीक कैसे चलानी है, दबाव कैसे बढ़ाना है हुकूमत के ऊपर, उसके ऊपर क्लूलेस है पार्टी। लेकिन सर ये जो कंफ्यूजन का शिकार है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी, मैं इसमें आपका जिक्र करूंगा कि उनके हवाले से भी पीटीआई की कोई पॉलिसी अभी तक वाजे नहीं हुई, कंफ्यूजन का शिकार है। इस कंफ्यूजन का फवाद साहब अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही फायदा हो रहा है। हर महाज पे हम देख रहे हैं कि पीटीआई यू टर्न लेते हुए नजर आती है, या फिर वो इम्प्लीमेंटेशन करने में किसी भी एक एहतजाज की बात कर लीजिए तो वो उस तरह करने में कामयाब नहीं होती पीटीआई। नहीं, हमारे हवाले से तो वाजे है, ये वाजे है कि कोई भी आदमी पीटीआई में ना आए ताकि हम नंबरदार बने रहे। हाँ एग्जैक्टली, जाहिर है कि ये लोग जो है वो इनकी एक ही, देखिए ना, 2 ही तरीके होते हैं ना आगे जाने के, या तो आप अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा करते हैं और आप समझते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी पे ऊपर आएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि ये कहते हैं कि सारे मर जाएंगे तो फिर हम इम्पोर्टेंट होंगे। तो पीटीआई में ज्यादातर लोग दूसरे फॉर्मूले के ऊपर बैठे हुए हैं कि बाकी सारे मर जाए तो फिर हम बड़े तगड़े रहेंगे। तो इसलिए पीटीआई की जो असेंबली है पॉलिटिकल, वो तो तबाहकुन है, उनको तो समझ ही नहीं आ रही करना क्या है क्या नहीं करना। और सारी जो है वो इमरान खान के साथ ही फैसला साजी जुड़ी हुई है। अब जो खान साहब जेल में है तो ज़ाहिर है फैसला साजी प्रैक्टिकली खत्म हो गई। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जो मुनहरिफ अरकान है, बेशक अख्तर मेंगल साहब की बात कर ली जाए तो वो भी ये कहते हैं कि अगर आप लोग इतने ही मजबूर थे तो इस्तीफा दे देते, तो उनके सेनेटर्स ने भी वोट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि असल कहानी क्या है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो या फिर अगर किसी दीगर जमात के, जैसे अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, तो क्या ये वाकई मजबूर थे या बिके हुए थे? आपको क्या कहानी लगती है? देखिए ना, 2 बातें हो सकती हैं। ज्यादा लोग जो हैं वो ये भी हो सकता है कि अगर वो जिस तरह से जो स्टोरीज आती हैं कि वो डॉक्टर जरका के बेटे को अगर उठा लिया गया और लोगों को उठा लिया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, ये भी तो एक न्यू नॉर्मल हो गया ना पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो लोगों का तो मुकाबला करना मुश्किल है। जाहिर है वो मिलिटेंट्स तो है नहीं कि वो बंदूकें उठा लें और वापस चले जाएं। दूसरी साइड के ऊपर लालच भी हो सकते हैं, ये बात भी आपकी, जिसमें भी वजन है उसमें भी लोग आएंगे। तो मिक्स एंड मैच होगा। बहुत लोग होंगे जो लालच की वजह से गए हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो की वजह से। गंडापुर साहब तो कह रहे हैं सर कि गद्दार तो गद्दार होता है। गद्दार तो फिर है, लेकिन मेरा तो इस वक्त मानना यह है कि ये पीटीआई का फिलहाल इशू नहीं है। जो लोग आपकी पार्लिमानी पार्टी में भी, लेट्स से अगर आप ये सेनेटर जरका को इस्तीफा दिलवा देंगे तो उसकी जगह पीएमएलएन का अपना बंदा आ जाएगा, क्या फायदा होगा? क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में अक्सरियत आपकी नहीं है। तो उसके बाद लोग उनको आप इस्तीफे दिलवाएंगे, उनकी जगह आप रूलिंग पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं ना। तो बस इसके ऊपर बैठे रहे आप, जब जरूरत होगी दोबारा देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा फवाद साहब, ये जो इस वक्त तरमीम हुई है 26वीं, इस पे हुकूमत आज तो बड़ी सेटिस्फाइड नजर आती है, पर आपको क्या लगता है कल को जब ये ऑपोजिशन में होंगे तो तब भी ये बेयर कर पाएंगे व्हाट दे डिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये इनके खुद पे आएगा? तो
नहीं, ये तो देखें, अभी नवाज शरीफ साहब ने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनवाई थी। सबसे पहले उनको कन्विक्शन एंटी टेररिज्म कोर्ट से उन्हीं को हुई। उसके बाद उन्होंने नैब जो है वो बनाया, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने जब बनाया था, फिर बाद में इसको मुशर्रफ साहब ने, उस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी इन्होंने बनाया था इदारा, उसको बाद में नैब बना दिया मुशर्रफ साहब ने, और उसकी भी सबसे ज्यादा कन्विक्शन पहली जो है वो उनके ऊपर हुई। ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि जब ये हुकूमत में आते हैं ये इस तरह की जो है वो फाशिस्ट तरमीम करते हैं और उसके बाद खुद उसका निशाना बनते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये जो इन्होंने क्रिएट किए हैं। इस नतीजे में पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, जैसे कल ICJ ने कहा है और यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर रेफेटर ने बात कही है, वो तो अब पाकिस्तानी कोर्ट्स को तो कैंगरू कोर्ट्स डिक्लेयर कर देंगे दुनिया। जो साहब वो क्या, आपके ज़माने में हमें ये खबरें मिलती थी कि आप जो है वो 2 टर्म्स के लिए आए हैं, तो शायद उनको भी शायद इसी तरह की तसल्ली करवाई गई हो कि आप ही अगले 10 साल हैं, तो इस वजह से उन्होंने तरमीम की हो। वो जो भी आता है उसको लगता तो यही है कि मैंने कौन सा जाना है। तो अभी आप बड़े सालों से देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये अगले 2 टर्म्स के लिए हैं? ये देखिए, जो होता है ना, कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ये इक़्तिदार जो है ये मुट्ठी में रेत की तरह होता है, ये कब निकलना शुरू हो जाए पता नहीं चलता। और ये जो हुकूमत है इसको भी ये गलतफहमी है कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है तो कोई मसला नहीं है, हम ही नहीं रहे हैं। आप ये इस तरह से ये मामला कितनी देर चलाएंगे? असल प्रॉब्लम तो ये है कि जो पाकिस्तान का हशर नशर हो गया है इस सारे 2 सालों में, आप देखें कि इस वक्त हम इंटरनेशनली कितने इररिलेवेंट हैं। उसके बाद अभी IMF का प्रोग्राम आ गया है, तो अब उसका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जो नवंबर में अभी देखेंगे हम कि कितना है, आपको उसके मैयज देना पड़ेंगे। अगर आपकी तेल की कीमतें दुनिया में नीचे नहीं आती, और अभी तो शुक्र है कि ये ऑयल मार्केट दुनिया में क्रैश कर गई, अदरवाइज तो देखिए हम तो बहुत बड़े क्राइसिस में थे। अगर इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो हम फिर बड़ी क्राइसिस में चले जाएंगे। अच्छा, ये तो एक बिल्कुल पाकिस्तान की जो सियासी, समाजी और मुआशी तबाही है वो 2 साल में हो गई है। ठीक। अच्छा, व्हाट्सएप जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान जो है वो ही वाज नॉट वेल अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर्स नहीं मिल रहे, टीवी नहीं है उनके पास, तो उनको पता ही नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो बात इमरान खान का, तो मुझे पता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते और कोई उनको जो है वो ये नहीं था कि वो इस तरह करते। दूसरी तरफ जो सलमान अकरम राजा हैं, गौहर हैं, वो बहुत ऑनरेबल लोग हैं, तो मैं बिल्कुल उनकी बात जो है वो लूंगा जो उन्होंने बात कही है, और यही होगा क्योंकि ये जेल में हमारे साथ, खुद मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, वैसे अगर इमरान खान को पता होता उन सब चीजों के बारे में, अगर उनसे मुलाकात वगैरह हो रही होती रूटीन में, तो चीजें कुछ मुख्तलिफ हो सकती थी? चीजें मुख्तलिफ होती, बिल्कुल चीजें काफी मुख्तलिफ हो सकती। मतलब वो रिवर्स करवा सकते थे, कुछ कर सकते थे। जाहिर है इमरान खान अगर बाहर होंगे तो फिर तो खैर बिल्कुल ही मामला उलट जाएगा इस हुकूमत का। हाँ। लेकिन वहां से भी वो डिसीजन मेकिंग अगर इमरान खान करेंगे तो फिर एक फाइनल डिसीजन करने वाला बंदा तो होगा ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि 26वीं के ऊपर बात कर रहे थे। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में, और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट में जो है नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में अहम पेशरफ्त हुई। PCB और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मामला तय पा गए हैं, ऐसा ही है? खबरें हैं। और वो वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान होंगे। मोहम्मद आमिर की वनडे क्रिकेट में वापसी पर बातचीत भी जारी है हसनैन। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो फ़खर जमान वो ये कहते हैं कि उनका मकसद जो है वो क्या है कि PCB पर तनकीद नहीं बल्कि बाबर आजम का साथ देना है, वो ये कह रहे हैं। अब अगर वुमेन्स क्रिकेट पे आए तो वुमेन्स क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर पहली बार T20 चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल इमर्जिंग एशिया कप का मैच हुआ पाकिस्तान और ओमान के माबेन, जहाँ पे पाकिस्तान ने
ओमान को एक बड़े हैवी मार्जिन से शिकस्त दी है। पहले पाकिस्तान की टीम एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंडिया से 7 रन से आ रही थी, लेकिन अब ओमान को शिकस्त देने के बाद उनका जो नेट रन रेट है, पॉइंट्स टेबल पे उनकी जो पोजीशन है, वो यकीनी तौर पे मुस्तहकम होगी। लेकिन जिस खबर के हवाले से आप बात कर रही हैं, रिजवान के हवाले से अभी तक के खबरें आ रही हैं और रिजवान को शायद कप्तान बना भी दिया जाए, लेकिन कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि रिजवान ने बहुत सारी शराइत रखी हैं। रिजवान चाहते हैं कि वो सिर्फ कप्तान नहीं बनेंगे, बल्कि अगर वाइट बॉल का उनको कप्तान बनाना है तो वाइट बॉल में उनको टीम सिलेक्ट करने की भी इजाज़त दी जाए और वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स लाएं ताकि फिर आके अपने प्लेन्स को भी एग्जीक्यूट करें। दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। मतलब कि आपके 4 से 5 जो सिलेक्टर्स होते हैं वो लाख रुपए फीसेस लेते हैं, लाख रुपए उनके मुआवजे होते हैं, तो उनका क्या काम है फिर अगर ये काम रिजवान ने करना है। इससे पहले हमने देखा निमरा 2019 से लेके 2023 तक, जब तक स्याह सफ़ेद के मालिक थे बाबर आजम, उस वक्त भी यही 3 लोग टीम सिलेक्ट करते थे। बाबर हो गए, शाहीन और फिर रिजवान, ये 3 लोग टीम सिलेक्ट करते थे, अपनी मनमर्जी के प्लेयर्स बीच में लाते थे। सिलेक्टर्स का कोई छोटा मोटा रोल होता था, किसी को वो अगर ले भी आते थे, एक ज़माने में आमिर जमाल को वो लेके आए, उन्होंने T20 में आखिरी ओवर में बड़ी शानदार बॉलिंग की, मोइन अली सामने खेल रहे थे, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14 रन बचाए थे, लेकिन उनकी जगह अगर वो रन फ़हीम अशरफ बचाते या उस वक्त कोई और बचाता तो शायद वो टीम का हिस्सा होता, लेकिन आमिर जमाल ने बचाए थे। आमिर जमाल को लाने वाले उस वक्त सिलेक्टर थे, बाबर आजम एंड कंपनी नहीं थी, तो आमिर जमाल अगले मैच से फिर गायब हो गए। एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने वापस पाकिस्तान क्रिकेट का मुंह देखा। तो इस तरह की चीज़ें हमने बाबर आजम के ज़माने में देखी हैं। अब क्या एक और नए कप्तान को इस तरह की जिम्मेदारियां देनी चाहिए? वैसे आपसे मैं पूछता हूं कि कप्तान का काम खेलना होता है, प्लेयर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। इक्का दुक्का प्लेयर के ऊपर तो वो कह सकता है ये 2 प्लेयर्स मुझे चाहिए, ये मेरे मैच विनर हैं, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि वो कहे कि 16 के 16 मैंने सिलेक्ट करने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ऑब्वियसली पूरा एक इदारा है जहाँ पे आपके पास बहुत से लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए, तो फिर एक ही इंसान तो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। कप्तान की एक अपनी जो है वो जिम्मेदारियां होती हैं, उसको वही अदा करनी चाहिए, और कप्तानी अगर मेरे ख्याल में बेहतर हो जाए तो टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल ऐसे है। और सिलेक्शन कमेटीज हैं आपके पास सिलेक्शन के लिए, या उसके अलावा हर एक चीज के लिए हर एक मुख्तलिफ शोबा मौजूद है, लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, अपॉइंटेड हैं। बिल्कुल ऐसी है। और रिजवान को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपको कप्तान बनाया जा रहा है तो आप दिए गए 16 जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनसे प्लेन्स को एग्जीक्यूट करें, जो आपकी विन रेशियो है वो बेहतर हो। आप बड़ी टीमों के खिलाफ या छोटी टीमों के खिलाफ व्हाट्सएवर जिसके खिलाफ भी खेल रहे हैं, कोई बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, वहां पे जाके आप जीते हैं। लेकिन जब पहले ही आपकी शर्त ये होगी कि मुझे अथॉरिटी फुल मिलनी चाहिए, मुझे सिलेक्शन की अथॉरिटी मिलनी चाहिए, मैं जिसको चाहूंगा वो टीम में होगा, मैं जिसको नहीं चाहूंगा वो टीम में नहीं होगा, तो दैट इज आई थिंक सो नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी मीन्स। मतलब ये नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में ये नहीं होता, तो पाकिस्तान में क्यों हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंट्रो में आपने बहुत सारे टॉपिक्स की बात की, एक टॉपिक ऐसा है मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनसे कुछ राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है वनडे क्रिकेट में वापसी पर बातचीत हो रही है, वनडे क्रिकेट के ऊपर वापस लाया जाए। इस हवाले से आमिर अब क्या कहेंगे? आमिर वैसे T20 क्रिकेट में जब वापस आए थे काफी लंबे अरसे के बाद, 2024 के वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो उनकी जो 4 ओवर की क्रिकेट थी वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंसेस पैची थी। एक दिन बहुत अच्छा करते थे, एक दिन बुरा करते थे। बुरा इन सेंस के उस तरह से विकेट्स नहीं लेते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन्स कंसीड करते थे, क्योंकि अब वो वाले आमिर तो है नहीं जो 24-25 साल के आमिर हों। अब थोड़ा सा उनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, एक लंबे अरसे तक जो कंपेटिटिव क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, उससे वो दूर रहे, लीग्स क्रिकेट के ऊपर उन्होंने फोकस किया। तो मैं समझता हूँ कि इसका फैसला आमिर को बहुत देख के करना होगा। अगर करना भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अगर राब्ता किया है तो वही इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा अच्छा राब्ता किया कि बहुत अर्ली उनसे राब्ता कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आगे आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप आमिर को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ आप आमिर को टेस्ट कर सकते हैं, जिम्बाब्वे के साथ कर सकते हैं। ट्राई नेशन सीरीज आ रही है जो कि पाकिस्तान में होगी, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों आएंगे, वहाँ पे आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद अगर आमिर परफॉर्म नहीं करते तो फिर सवाल ये निशान खड़े हो जाएंगे कि क्या आमिर को आप चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप करेंगे, नहीं करेंगे। सो बहुत ही मुश्किल मामला है जो कि बोर्ड ने, मेरा ख्याल है कि ये मामला और ब्रेक डाउन किया है इसको। हमारे तक खबरें पहुंची हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई राब्ता तो हुआ होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और इन दी एंड जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी चीज़ें, मेरी तो यही एक आम आदमी वाली ख्वाहिश होगी कि जो कुछ भी हो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर हो, क्योंकि इस खेल के साथ हमारे बहुत से इमोशंस जुड़े हैं। और फिर पाकिस्तान टीम जो गुज़श्ता 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं करे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि
वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। आपको जो वही भी रिजल्ट्स रीजन चाहिए जो मुल्तान में हुए थे। वो जीत चाहिए अच्छे आपको। रिजल्ट, जीत चाहिए। और अब ऐसा भी नहीं कि हमें लगातार जीत चाहिए, लेकिन जो एक लगातार हम लोग होनी हारा, चाहिए ना। आपके पड़ोस में इंडिया पिछले 24 साल से जीत रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे कहने का मतलब था कि एक तो होता है ना कि जीत और हार, हमारी लगातार हार की वजूहात कुछ और थी, तो वो वजूहात हट जाएंगी तो जीत हार तो खेल का हिस्सा है। हम अपनी टीम को हमेशा प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनका साथ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। दौरे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कप्तानी की डिबेट चल रही है कि कप्तान रिजवान को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वहीं पे ये डिबेट भी चल रही है कि बहुत से सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको छुट्टी की जाएगी या फिर रेस्ट के नाम पे छुट्टी दी जाएगी, जिनमें इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, शादाब खान मौजूद हैं और फ़खर जमान के हवाले से भी इस वजह से कहा जा रहा था कि उन्होंने जो ट्वीट की थी बाबर आजम के खिलाफ वो उनके गले पड़ रही थी। लेकिन कल की खबरों के मुताबिक फ़खर जमान ने पीसीबी को ईमेल कर दी है, वो 2 महीने का रेस्ट चाहते हैं। अब देखते हैं कि उस ईमेल का पीसीबी क्या जवाब देती है अगर ये ईमेल प्रिवेल कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो फैसला है इफ्तिखार अहमद के हवाले से और शादाब खान के हवाले से, मैं इसको सराहता हूँ। वो इस वजह से सराहता हूँ कि पिछले कोई 7-8 साल से अगर आप देखिए, या चलें रेगुलरली 7-8 साल से तो नहीं खेल रहे इफ्तिखार, आप अगर 3-4 साल से देखिए, इफ्तिखार पाकिस्तान टीम की के पार्ट एंड पार्सल थे। मतलब पाकिस्तान टीम का उनको फिनिशर समझा जाता था। मुझे एज ए क्रिकेट एनालिस्ट या फिर आपको भी कोई इफ्तिखार की ऐसी इनिंग्स याद है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मैच फिनिश करके दिया हो? कोई ऐसी इनिंग्स? नहीं, आई कैन नॉट रिकॉल। एग्जैक्टली। किसी शख्स को इफ्तिखार अहमद की वो इनिंग्स नहीं याद जिस तरह की दुनिया के फिनिशर खेलते हैं, मैक्सवेल खेलते हैं, इस तरह के लोग खेलते हैं। अगर उनको ड्रॉप किया जाएगा तो यकीनी तौर पे मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। और दूसरी तरफ जानिब अगर बात की जाए शादाब खान की, तो शादाब खान के हवाले से बताता चलूँ कि उनको भी ड्रॉप किया जाएगा। शादाब खान की परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही पैची थी। इस तरह की परफॉर्मेंसेस थी कि जिसमें शादाब खान की परफॉर्मेंसेस अगर बॉलिंग वाइज बात की जाए तो वो बहुत ही रफ एंड टफ थी। बॉलिंग में शादाब खान उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर बैटिंग में हम ये कह रहे थे कि ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर एंड अ वेरी गुड बैटर, लेकिन जब किसी तगड़ी टीम के साथ मुकाबला होता था तो शादाब खान की बैटिंग बैठ जाती थी। जब किसी नॉर्मल टीम के साथ मुकाबला होता था तो शादाब खान वहाँ पे प्रॉपर बैटर की तरह का मुकाबला करते थे। सो इस तरह की चीज़ें जो है मेरे हिसाब से बोर्ड ने जो की हैं ये अच्छी हैं। हाँ, लेकिन एक हमारे एक और फिनिशर, आपने फिनिशर की बात की, तो हमारे एक फिनिशर थे आसिफ, अच्छे बैट्समैन थे, मैच जितवाते थे, फिनिश करते थे, वो कहाँ गए? अच्छा, बड़ा सवाल। मैं कहता हूँ कि आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। आसिफ अली भी ना इसी तरह के फिनिशर थे जिस तरह के इफ्तिखार हैं। सॉरी टू से, अगर उनके कुछ फैंस सुन रहे हैं, आसिफ अली बैग यू पार्डन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए छक्के लगाते थे। आसिफ अली लीग क्रिकेट में छक्के लगाते थे। आसिफ अली अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने छक्के जरूर लगाए थे एक वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो। लेकिन उसके अलावा जब भी आसिफ अली को टेस्टिंग टाइम पे विकेट पे भेजा गया है, आसिफ अली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक के बाद हमारे पास, शाहिद अफरीदी भी पैची परफॉर्मर थे। जब आते थे कभी कभार वो 37 पे 100 मार देते थे, लेकिन अब्दुल रज़ाक लास्ट जो हमारे ऑलराउंडर थे, जिनको आप प्रॉपर ऑलराउंडर कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, उसके बाद आज तक हमें कोई भी उस तरह का ऑलराउंडर नहीं मिला। रोल्स आते रहे, आसिफ अली के पास ये रोल आता रहा, इफ्तिखार के पास ये रोल आता रहा, फ़ई मशरफ को हमने ऑलराउंडर बनाया, नवाज को हमने सोचा कि नवाज करके दिखाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने डेड इन्वेस्टमेंट की इन तमाम तरह प्लेयर्स पे। जो भी आता था, जब वो क्या कहते होते कि नादां गिर गया सजदे में, जब वक्त क़याम आया, जब उनके खड़े होने की बारी आती थी कि अब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा फिनिशर कितना पानी में है, उस वक्त आपका फिनिशर बिल्कुल गिर जाता था। तो ये 3-4-5 लोगों के जो मैंने आपको नाम लिए, ये टेस्टेड लोग हैं, इनको वापस नहीं लाना चाहिए। आपको जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आप अगर फॉलो कर रही हों या पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा होगा इमर्जिंग एशिया कप को, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को मुकाबला हुआ था, उसमें बहुत ही स्पेशल बॉलिंग करवाई थी अरफात मिनास ने, और उसके बाद बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की थी उसी मैच में। और फिर कल के मैच में भी ओमान के खिलाफ उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके बॉलिंग के नंबर भी बहुत हैं। इट्स टू अर्ली टू से कि अरफात मिनास को आप लेके आए हैं, वो बड़े अच्छे हैं, उनको टेस्ट करें, उनको और जो है इस जो लोहे की भट्टी होती है ना, जहाँ पे लोहे को गर्म किया जाता है, और उनको जो है वहाँ पे तपाइए और उनको पिघलाइए। जब वो मजबूत हो जाएंगे उसके बाद वो लोहा बनेगा। हमारे यहाँ होता ये है कि 4 मैचेस की परफॉर्मेंसेस होती हैं, 5 मैचेस की परफॉर्मेंसेस होती हैं, या PSL में छक्के लगाने वाले होते हैं, उनको एकदम से पाकिस्तान टीम में ले आते हैं। हैदर अली की मिसाल आपको दे देता हूँ। हैदर अली पेशावर ज़ल्मी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, छक्के लगा रहे थे, 50s लगा रहे थे, 100 लगा रहे थे, लेकिन जब उसी हैदर अली को हम पाकिस्तान टीम में लेके आए तो हैदर अली से परफॉर्म नहीं हुआ।
साइम अयूब की मिसाल ले लीजिए। साइम अयूब पीएसएल में तो सेंचुरीज भी बनाते हैं, 50s भी बनाते हैं, नो लुक शॉट्स भी खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में साइम अयूब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तान सुपर लीग को क्राइटेरिया ना बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आप डोमेस्टिक को क्राइटेरिया बनाइए तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मिसबा की मिसाल आपके सामने है, यूनुस की मिसाल आपके सामने है, शोएब मलिक की मिसाल आपके सामने है। ये इन्होंने आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में मार खाई है, फिर बाद में ये टेस्ट क्रिकेट के भी बड़े अच्छे कप्तान बने, बड़े अच्छे प्लेयर बने, T20 के भी कप्तान भी यूनुस अच्छे बने, प्लेयर भी अच्छे बने। और इवन शोएब मलिक की बात कर लीजिए तो वो ऑल फॉर्मेट के प्लेयर थे। जिसने डोमेस्टिक में मार खाई है, जो टेक्निकली स्ट्रांग है, वो हर फॉर्मेट में चल सकता है, लेकिन डोमेस्टिक में भी आप इसको रिवाइव कर ले। आप ये नहीं है कि 4 डे की परफॉर्मेंसेस पे आप T20 का प्लेयर बना लें, बल्कि 4 डे का प्लेयर आपको 4 डे की परफॉर्मेंसेस से उठाना चाहिए, ODI का प्लेयर आपको लिस्ट डे की परफॉर्मेंसेस से उठाना चाहिए, और जो T20 का प्लेयर है वो आपको T20 की परफॉर्मेंसेस से उठाना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त दें, उसको बनाएं, उसको डिफरेंट बॉलर्स के सामने खिलाएं, उसको डिफरेंट कंडीशंस में खिलाएं, उसको जिस तरह आजकल इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है या फिर अंडर 19 क्रिकेट हो रही है, उसके ऊपर जो है उनको बात करनी चाहिए। बिल्कुल जी। और मजीद बात करने के लिए हमारे साथ अली ताबिश साहब मौजूद है। अली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। अच्छा अली साहब, येगा कि जो पीसीबी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मामला तय पा गए हैं, व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? क्या समझते हैं, सही फैसला है? देखें, इन कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, और ये मैं बात काफी अरसे से बोल भी रहा था कि प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स इन पाकिस्तान राइट नाउ इज मोहम्मद रिजवान। फॉर्म कभी लगी होती है, कभी नहीं लगी होती, लेकिन इंसान के टेम्परामेंट का, इंसान की गेम प्ले से, उसके क्या कहते हैं ओवरऑल थिंकिंग से, उसकी जो अप्रोच से पता लग जाता है कि उसमें जो है ना कितना मादा है किसी को करने का। रिजवान हैज बिन अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। वो केपी की टीम हो, जब हमारे पास एक टीम स्ट्रक्चर था, वो क्या कहते हैं PSL की टीम हो या ओवरऑल ऑन द फील्ड, हमने देखा है कि जब बाबर कप्तान थे तो रिजवान उनके साथ, उनके बतौर नायब कप्तान बड़े अरसे से जो है वो उनको बहुत चीज़ों में हेल्प आउट कर रहे थे, बहुत चीज़ों में काफ़ी उनके साथ लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, जो कर रहे थे चीज़ें। बट ओवरऑल जिससे भी आप बात करें, जिससे भी क्रिकेट की दुनिया में आप करें, हिजाब, जो कि हिजाब जाहिद एक क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं अब तो, वो मुल्तान सुल्तान की जनरल मैनेजर जब लास्ट सीजन में लगी थी, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें एक ही बात बोली थी कि मोहम्मद रिजवान एक ऐसा इंसान है जो सोचता, जागता, बोलता, जीतता है क्रिकेट। मतलब आप उस इंसान के पास कभी चले जाओ, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है और वो होता है क्रिकेट, और उसमें मैंने अब अगली स्ट्रेटजी क्या करनी है, मैंने इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है, मैंने इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। और मैं खुद पर्सनली भी बड़े अरसे से, आई थिंक मैंने शायद हसनैन के शो में भी काफ़ी दफ़ा ये बात की थी कि हमने जब इतने अरसे उनको नायब कप्तान बना के रखा हुआ था, उनको चला रहे थे, और जब कप्तानी चेंज करने की बारी आई तो जिस नायब कप्तान को आप ट्रेन कर रहे थे टू बिकम द कैप्टन, ये डिसीजन पहले क्यों नहीं देखा हमने, ये डिसीजन पहले क्यों नहीं नजर आया हमें कि जब आपने एक इन्वेस्ट किया है उसमें, थोड़ी देर पहले हसनैन की बात कर रहे थे कि प्लेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो हमने अपने नायब कप्तान में भी इन्वेस्ट किया था बड़ा अरसा मोहम्मद रिजवान की सूरत में, लेकिन जब कप्तान चेंज करने की बारी आई तो मोहम्मद रिजवान का नाम कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, विच वॉज स्ट्रेंज। बट नाउ फाइनली आप एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि आपके इतने अरसे में, पिछले काफी अरसे में, रिजवान हैज बिन वन प्रोलिफिक परफॉर्मर इन द वाइट बॉल गेम, वेदर बी इट T20 और वनडे क्रिकेट। उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स पाकिस्तान में अनमैच्ड हैं। वो उनके विकेट कीपिंग के नंबर्स आप उनके उठा के देखें, पाकिस्तान में और किसी के नहीं है। मैं परसेंटेज पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, 97% स्किल रेट था मोहम्मद रिजवान का, एंड द नियरेस्ट टू हिम वाज सरफराज, जिनका 90 पॉइंट समथिंग था। तो ऑब्वियसली उनके स्किल्स हैं, ही हैज द ब्रेन पावर, ही हैज द मैटर इन हिम। उनके अंदर वो जज्बा है कि एक दिन ICU में रह के अगले दिन आके जो है ना मैच खेलने पहुंच जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन द वाइट बॉल गेम। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि अगर रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा, आपको सारे बैकग्राउंड का पता है, आप हमारे साथ ट्रांसमिशन में भी होते थे कि रिजवान, बाबर, शाहीन के हवाले से खबरें आती थी कि ये ग्रुपिंग में इन्वॉल्व थे, तो क्या रिजवान को कप्तानी मिलने के बाद जो ग्रुपिंग के खदशात हैं और ज्यादा जन्म नहीं हो सकते कि उसी बंदे को कप्तान बना दिया जो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व था? देखें, जो इस टाइम करंट टीम का स्ट्रक्चर है ना, और जो चीजें ड्रेसिंग रूम से आप देखने को और सुनने को मिल रही हैं, उसमें मुझे लगता ये है कि जो ग्रुपिंग का सीन चल रहा था या जो था या जो भी है, अब मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर रह पाएगा।
उसकी कुछ वजूहात तो क्या कहते हैं, जो करंट हमने स्ट्रक्चर में चेंजेस देखी हैं, जो सिलेक्शन कमेटी नई आई है, जो रोल्स चेंज हुए हैं, कप्तानी को क्या कहते हैं, कोच को निकाला गया है थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस से, थोड़ा सा साइड किया गया है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। और इस थोड़े से लेवल बढ़ने के साथ साथ आपको ये चीज लाजमी देखने को मिलेगी कि जब भी कभी ऐसी कोई चीज हो रही होती है ना ग्रुपिंग वाली, और आपके पास इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स हों, तो फिर वो ग्रुपिंग भी सरवाइव नहीं कर सकती। हमने देखा है पिछले अरसे कि कितनी ग्रुपिंग थी और क्या था, और वो सब कुछ को लेके टीम किस तरह से चल पाई, नहीं चल पाई। तो ये एज अ प्रेसिडेंट भी है आपके पास, और ये आपके पास एज अ ऑनगोइंग थॉट प्रोसेस भी है कि यार जो हरकतें पहले हो रही थी वो नहीं चल रही थी, तो अगर जो हरकतें पहले कर रहे थे हम वही रिपीट करेंगे तो फिर नहीं चलेगा, और फिर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, फिर कप्तान चेंज करने को मिलेगा। तो ऑल ऑफ दिस, आई थिंक मोहम्मद रिजवान का दिमाग इतना तो चलता है कि वो इस चीज को इस तरीके से एनालाइज कर सकें जैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा अली, ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद आमिर से वापस राब्ता करना, आप क्या समझते हैं, आना चाहिए उनको टीम में वापस वनडे क्रिकेट के लिए जो राब्ता हुआ? मुझे दो तीन चीजों को लेके ये चीज जरूर लगती है कि यार देखें, जब आपने एक चीज को बना के बात करके साइड पे रख दिया हो, आप उसको रिपीट करेंगे तो वो फिर आपकी अपनी गलती होगी। और हम ऐसा काफी दफा कर चुके हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम देख चुके हैं कि उनके साथ क्या होता है, हम कैसे उनके साथ डील करते हैं। इट्स नेवर नाइस। वी ब्रॉट इमाद बैक, वी ब्रॉट आमिर बैक फॉर द वर्ल्ड कप, द T20 वर्ल्ड कप, वी सॉ व्हाट हैपेंड। आमिर इज स्किलफुल, मैं ये नहीं कह रहा आमिर के अंदर स्किल नहीं है, आमिर के अंदर जो है ना जज्बा नहीं है। He is very spirited. He obviously has a point to prove every time he steps on the field. But I think we need to move on. जैसे बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हसनैन कह रहे थे कि आपको इन्वेस्ट करना होता है प्लेयर के अंदर डेवलप करने के लिए। आप उसको इमर्जिंग कप्स खिलाते हो, आप उनको शाहीन्स के A टूर्स खिलाते हो, आप उनको छोटी लीग्स खिलाते हो, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर आप उनको क्या कहते हैं शील्ड खेलने के लिए भेजते हो अगर कोई उनको ले ले, आप उनको काउंटी खेलने के लिए भेजते हो अगर उनको कोई ले ले। हमने ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके बहुत प्लेयर्स आए भी किए हैं, वो हमारे PCB का फ्लॉ है। बट ओवरऑल एज अ टीम, अगर मैं अभी हसनैन जिक्र कर रहे थे, मिसबाह ने ये किया, मिसबाह इन्वेस्टेड इन प्लेयर्स, मिसबाह ने सईद अजमल के अंदर इन्वेस्ट किया, मिसबाह ने अब्दुल रहमान के अंदर इन्वेस्ट किया। जब पाकिस्तान में लोग कहते थे कि फास्ट बॉलिंग ही सब कुछ करेगी, मिसबाह ने कहा नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा स्पिनर्स के साथ। हमने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था स्पिनर्स के साथ टेस्ट सीरीज में, और वो भी दुबई और अबू धाबी जैसे कंडीशंस में। तो आप जब भरोसा करते हो, फेथ रखते हो, इन्वेस्ट करते हो, इट पेज ऑफ एज वेल, बट इट्स अ लॉन्ग गेम। पाकिस्तान क्रिकेट की इस टाइम की अप्रोच बिल्कुल भी लॉन्ग गेम की नहीं रही। पिछले कुछ अरसे में हमने जितने देखा, पिछले 2 सालों में बदहाली जो हुई है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट द PCB हैज फेस्ड, they're all because of planning for the short term. इन्होंने अगले 3 महीने का तो सोच लिया, अगले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का नहीं सोचा, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को। ठीक हो गया। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से हमें बता रहे थे। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन औज़ात क्रिकेट के हवाले से हमने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट में जो आने वाले दिन है उनमें क्या कुछ होगा, इस हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन किया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपके भी बहुत करीब हैं, मेरे भी बहुत करीब हैं। सर्दी आ रही है, सर्दी में क्या होता करीब है? सर्दी करीब भी है। अच्छा, सर्दी में से करीब भी और दिल के भी करीब है। ज्यादातर लोगों को ना सर्दी ज्यादा पसंद होती है। ऑल्दो आई एम अ समर्स पर्सन। सर्दी में क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्म खाने खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे जवाब दिया करें। हाँ, स्मार्ट, बिल्कुल एक्यूरेट है आप, स्मार्ट। सर्दियों में लोग गर्म कपड़ों की तरफ जाते हैं, गर्म जैकेट्स की तरफ जाते हैं, फिर और गर्म जो मलबूसात हैं उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुव्वत खरीद का मसला होता है। जिस तरह आपने डॉक्टर खाकान नजीब साहब को कहा था कि जो गरीब आदमी है उसके लिए तो इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, वो ग्रोसरीज में जाता है, वो कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता है तो कुव्वत खरीद के लिए मसला का उसको मसला रहता है। तो पाकिस्तान में लोग कहाँ का रुख करते हैं? वैसे तो जो है, आप तो शॉप्स में जाते हो, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में जो मेरे जैसे लोग हैं, जो जिनकी या तो मॉल्स नहीं जा सकते, एग्जैक्टली जिनकी कुव्वत खरीद थोड़ी सी कम है, तो वो जाते हैं लंडा बाजार, हमारे करीब भी मौजूद है। वहां से जाके वो जैकेट्स भी लेते हैं, शूज भी लेते हैं,
और सारी स्वेटर्स भी लेते हैं क्योंकि बहुत ही मुनासिब दामों में मिल जाती है। और कभी कभार तो अभी तो आपको वो भी बहुत महंगे हो गए। 2-3 हज़ार की जो चीज़ है वो ऐसे ब्रांड की मिल जाती है कि वापस आके आप सर्च करते हैं, स्कैन करते हैं तो वो 24-25 हज़ार की या फिर 50 हज़ार की भी होती है। सो लंडा बाजार के हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, उसको देखते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर आते हैं और फिर आपसे गपशप लगाते हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही बदतरीन महंगाई के हाथों परेशान फैसलाबाद की आवाम ने भी सर्दी से बचाव के पहनावे खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, जहां स्वेटर, जर्सियां, जैकेट्स, ट्राउजर्स, पैंट शर्ट्स, कंबल की वैरायटी, इंपोर्टेड शूज और दीगर सामान आम बाजार के मुकाबले में इंतहाई रियायती कीमतों में दस्तयाब है। खरीदारी के लिए आने वालों का कहना है कि सर्दी से बचाव के पहनावे लंडा बाजार में सस्ते मिल जाते हैं। हर चीज सस्ते रेट पे मिलती है, जो बाजार में 4-5 हज़ार की मिलती है इधर 1,500 की मिल जाती है। लंडे के कारोबार से मुंसलिक दुकानदारों ने बताया कि लंडे की इंतहाई मयारी और दीदा ज़ेब वैरायटी कीमतों के एतबार से गरीब और मुतवसत तबके के लिए नहायत मुफीद है। रेट भी बहुत मुनासिब होगा, बाजार में यही 2,000-2,500 का मिलेगा, इधर 250-300 का 400 का मिल जाएगा। और जर्सी जैकेट हमारे पास बहुत अच्छी होती हैं, ब्रांड की होती हैं। लंडा बाजारों की अहमियत इस हवाले से भी खास है कि यहाँ हर तबके के अफराद की पहुँच, पसंद और बिसात के मुताबिक हर मौसम की वैरायटी दस्तयाब है। सस्ता लंडा बाजार गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ मुतवसत और गरीब तबका खरीदारी करके न सिर्फ अपना भरम रखता है बल्कि सर्दी से बचाव का सामान भी करता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। चलें जी, फैसलाबाद से हमने आपको ये पैकेज दिखाया है सर्दी से मुतालिक, जहाँ पे लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होती नजर आ रही है और वो लंडा बाजार अगर जाते हैं तो वहां पे भी वो कुछ खरीद नहीं सकते। और ये मैंने मैनचेस्टर की बात हो रही है, फैसलाबाद की बात हो रही है जो टेक्सटाइल का हब है। और हमने ये खबर भी मुझे याद है की थी कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं उस वक्त या फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में भी टेक्सटाइल का काम भी ठप होता हुआ खुदा न ख्वास्ता नजर आ रहा है। तो सोचे कि जहां पे टेक्सटाइल के हब की ये सूरत हाल है कि वहां पे लोगों की इस तरह के बाजार में, थ्रिफ्ट स्टोर्स पे वो नहीं जा सकते हैं और वहां पे जाके वो कुछ नहीं खरीद सकते, तो फिर दीगर शहरों की क्या हालत होगी? यहाँ पे तो बहुत सस्ता होना चाहिए असल में। और फिर आपने ये लंडा बाजार में और भी चीजें देखी होंगी जिसमें घरेलू चीजें भी हैं, घरेलू आपको सामान भी मिल सकते हैं। अब फैसलाबाद का जिक्र तो कर लिया, मैं आपको सिंध लिए चलूंगा जहाँ पे पहले सिंध से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ, सर्दियों में जिस तरह आपको गर्म कपड़े चाहिए, गर्म खाने भी बहुत सारी होते हैं। ऐसी सौगात होती हैं जो आ जाती हैं। ड्राई फ्रूट चलता है, फिर फिश आपको मार्केट में ढूंढते नहीं मिलती है, लेकिन सर्दियों में फिश भी आ जाती है, मूंगफली आ जाती है, दूध जलेबी आ जाती है। इसी असना में जो पुराने बुजुर्ग थे वो गुड़ खाया करते थे। हाँ, गुड़ उनके पास होता था, वो सर्दियों में अपनी वेस्ट कोट से गुड़ निकालते थे, वो खाते